दुनिया की जमीन के नीचे, बर्फ में, रेगिस्तान में और कभी-कभी पत्थरों के बिल्कुल सामने ऐसे रहस्य छुपे होते हैं जिन्हें देखकर आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। पुरातत्वविद रोजाना मिट्टी के बर्तन, टूटे औजार और साधारण कब्रें खोजते हैं, लेकिन कुछ खोजें ऐसी होती हैं जो इतिहास की पूरी समझ को हिला देती हैं। ऐसी खोजें जो इतनी असाधारण लगती हैं कि पहली नजर में झूठ जैसी महसूस होती हैं, लेकिन वे पूरी तरह वास्तविक होती हैं और अपने साथ सवालों का तूफान लेकर आती हैं। ये वे अवशेष हैं जो बताते हैं कि हमारे पूर्वज जितने साधारण समझे जाते हैं, शायद उतने थे नहीं। कुछ पत्थरों में उकेरे गए नक्शे, कुछ यंत्र जो अपने समय से बहुत आगे थे और कुछ वस्तुएं जो आज की तकनीक जैसी दिखती हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं असंभव सी लगने वाली लेकिन सच्ची खोजों की कहानियां सामने रखने वाले हैं, जहां हर खोज इतिहास से एक सवाल पूछती है और जवाब देने से पहले हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। नंबर 1, सेहवाइट पत्थर, पेरू। पत्थर में कैद एक सभ्यता की अधूरी समझ। पेरू की पहाड़ियों में पड़ा एक विशाल पत्थर आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक खुला सवाल बना हुआ है। इसे सेहवाइट पत्थर कहा जाता है और पहली नजर में यह सिर्फ एक साधारण शिला जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही इसकी सतह पर उकेरी गई आकृतियों पर ध्यान जाता है, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। इस पत्थर पर 200 से ज्यादा बारीक नक्काशी और निशान बने हुए हैं, जिनमें जानवरों की आकृतियां, समुद्री जीव, छोटे छोटे रास्ते, चौकोर संरचनाएं और नहर जैसी गहराइयां साफ दिखाई देती हैं। माना जाता है कि यह पत्थर इंका सभ्यता से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे किस उद्देश्य से बनाया गया, इस पर आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। एक लोकप्रिय धारणा यह है कि यह पत्थर किसी सिंचाई प्रणाली का मॉडल हो सकता है। इसकी वजह यह है कि पत्थर पर बनी नहरनुमा रेखाएं इतनी गहरी हैं कि उनमें पानी डाला जा सकता है और उसके बहाव को देखा जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहले पत्थर पर पानी के रास्तों का परीक्षण किया हो, ताकि असली जमीन पर वही व्यवस्था लागू की जा सके। इंका सभ्यता जल प्रबंधन में बेहद उन्नत मानी जाती थी, इसलिए यह विचार पूरी तरह असंभव भी नहीं लगता। लेकिन समस्या यह है कि आसपास की भूमि में ऐसी किसी सिंचाई प्रणाली के प्रमाण नहीं मिले हैं जो इस पत्थर से मेल खाती हो। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह पत्थर अबांग के क्षेत्र का एक लघु मॉडल हो सकता है, जैसा वह लगभग 500 साल पहले दिखता था। पत्थर पर बनी आकृतियां मंदिरों, घरों और प्राकृतिक संरचनाओं जैसी लगती है, मानो किसी ने पूरे इलाके को एक ही शिला पर उतार दिया हो। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इतनी मेहनत क्यों की गई और इसे खुले में क्यों छोड़ दिया गया। सच यह है कि सेहवाइट पत्थर के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह अनुमान पर आधारित है। न तो इसके निर्माण का उद्देश्य पूरी तरह समझ में आता है और न ही इसे बनाने की तकनीक। शायद इनका लोगों ने पानी के बहाव को देखा और योजना को छोड़ दिया, या फिर हम आज भी इस पत्थर को गलत नजर से देख रहे हैं। यह शिला हमें यही याद दिलाती है कि प्राचीन सभ्यताओं का ज्ञान आज भी हमारी समझ से कहीं आगे हो सकता है। नंबर 2, डेमोनेलिक्स नेब्रास्का, शैतान के कॉर्कस्क्रू जैसे पत्थर जिनका सच देर से सामने आया। अमेरिका के नेब्रास्का राज्य की जमीन के नीचे छिपी कुछ अजीब संरचनाएं ऐसी हैं जिन्हें देखकर 19वीं सदी के वैज्ञानिक भी घबरा गए थे। ये संरचनाएं जमीन में धंसी हुई लंबी सर्पिल आकृतियों की तरह हैं, मानो किसी ने धरती के अंदर विशाल कॉर्कस्क्रू घुमा दिए हों। स्थानीय पशुपालक इन्हें सालों से देखते आ रहे थे और इन्हें शैतान की करतूत मानते थे। इसी वजह से इन्हें डेविल्स कॉर्कस्क्रू कहा जाने लगा। लेकिन सन 1891 में जब भूवैज्ञानिक डॉक्टर E.I.H. बार्बर ने इन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से देखा तो रहस्य और गहरा हो गया। ये सर्पिल संरचनाएं कई मीटर गहराई तक जाती हैं। इनके अंदर रेत भरी हुई पाई गई और बाहरी दीवारें एक ऐसे सफेद पदार्थ से बनी थीं जिसकी प्रकृति उस समय समझ से बाहर थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी
कि हर सर्पिल के निचले हिस्से में कृंतक जानवरों की हड्डियों के ढेर मिले। बार्बर जैसे अनुभवी भूवैज्ञानिक भी इनका कोई ठोस कारण नहीं बता पाए। इसी उलझन में उन्होंने इन्हें वैज्ञानिक नाम दिया डेमोनेलिक्स, यानी शैतान की कुंडली। कई दशकों तक यह माना जाता रहा कि यह किसी अज्ञात प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है या फिर किसी विलुप्त सभ्यता के निशान। कुछ लोगों ने तो इसे पृथ्वी के भीतर किसी अज्ञात शक्ति की गतिविधि तक मान लिया। लेकिन समय के साथ एक और सिद्धांत सामने आया जो आज सबसे ज्यादा स्वीकार किया जाता है। इसके अनुसार ये सर्पिल दरअसल प्राचीन बीवर जैसे जीवों द्वारा बनाए गए बिल थे, जिन्हें पॉलीकास्टर कहा जाता है। ये जीव 20 मिलियन साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। माना जाता है कि ये गहरे और घुमावदार बिल उन्हें शिकारी जानवरों से बचाने के लिए थे और जमीन के भीतर सुरक्षित गर्म आश्रय प्रदान करते थे। नीचे मिली हड्डियां शायद उन्हीं जीवों या उनके शिकार की थीं। यह व्याख्या तर्कसंगत लगती है, लेकिन फिर भी पूरी तरह सिद्ध नहीं की जा सकती। आज भी जब इन संरचनाओं को देखा जाता है तो यह समझना मुश्किल हो जाता है कि प्रकृति और प्राचीन जीव कितने अजीब और रहस्यमयी निशान छोड़ सकते हैं, जिन्हें समझने में इंसान को लाखों साल लग जाते हैं। नंबर 3, सहस्रलिंग कर्नाटक। पत्थरों पर उकेरा गया एक अज्ञात और असमझा गया कोड। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित सहस्रलिंग नामक स्थान अपने आप में एक रहस्य है, लेकिन यहाँ चट्टानों पर बनी कुछ अजीब आकृतियां इस जगह को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना देती हैं। ये आकृतियां पहली नजर में किसी आधुनिक विज्ञान कथा धारावाहिक की वस्तु जैसी लगती है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हें सैकड़ों साल पहले पत्थरों पर उकेरा गया था। लंबे समय तक ये निशान लोगों की नजरों से छुपे रहे, क्योंकि जिस इलाके में ये मौजूद थे वह पानी के नीचे डूबा हुआ था। जब स्थानीय प्रशासन ने एक जलाशय को खाली करने का फैसला किया, तब संयोग से ये रहस्यमयी नक्काशी सामने आई। इन पत्थरों पर बने गोलाकार और सममित निशान किसी साधारण सजावट जैसे नहीं लगते। हर आकृति इतनी सटीक है कि यह सवाल उठता है कि उस समय के लोग इतनी कठोर चट्टानों पर इस तरह की कटाई कैसे कर पाए। कुछ निशान एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर बने हुए हैं, जैसे किसी यंत्र के हिस्से हों। आसपास की चट्टानों पर कुछ लेख भी पाए गए हैं, लेकिन पानी और समय की मार के कारण वे इतने घिस चुके हैं कि आज उन्हें पढ़ना या समझना लगभग असंभव हो गया है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इन आकृतियों का उद्देश्य क्या था। कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी धार्मिक या अनुष्ठानिक क्रिया से जुड़े हो सकते हैं, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इनका संबंध खगोल विज्ञान या समय मापन से हो सकता है। इनके आकार और पैटर्न देखकर ऐसा भी लगता है जैसे किसी ने किसी जटिल प्रणाली का नक्शा पत्थर पर उतार दिया हो, लेकिन अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो किसी एक सिद्धांत को पूरी तरह सही साबित कर सके। जो बात लगभग तय मानी जाती है वह यह है कि इन निशानों को बनाने के लिए एक उन्नत पत्थर काटने की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। यह तकनीक उस दौर की सामान्य समझ से कहीं आगे की लगती है। यही कारण है कि सहस्रलिंग की ये चट्टानें आज भी पुरातत्वविदों के लिए एक चुनौती बनी हुई हैं। यह स्थल हमें याद दिलाता है कि अतीत में ऐसा बहुत कुछ था जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, और शायद कुछ रहस्य हमेशा पत्थरों में ही कैद रहेंगे। नंबर 4, साल्जबर्ग की रहस्यमयी वस्तु। 800 साल पुरानी आधुनिकता का भ्रम। ऑस्ट्रिया के शहर साल्जबर्ग में एक कब्र की खुदाई के दौरान मिली एक छोटी सी वस्तु ने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी। पहली नजर में यह बिल्कुल एक मोबाइल फोन जैसी दिखाई देती है, ऐसी आकृति जैसी 21वीं सदी की शुरुआत में इस्तेमाल होने वाले बटन वाले फोन की होती थी। लेकिन समस्या यह है कि जिस कब्र से यह वस्तु मिली उसकी उम्र लगभग 800 साल बताई जाती है। उस समय न तो टेलीफोन का विचार मौजूद था और न ही ऐसी किसी तकनीक की कल्पना की जा सकती थी जो हाथ में पकड़े जाने वाले संचार उपकरण बना सके। यह वस्तु मिट्टी से बनी हुई है और इसके ऊपर छोटे छोटे उभरे हुए चिन्ह बने हैं जो फोन के बटनों जैसे लगते हैं। इन चिन्हों पर बनी आकृतियां सुमेरियन कीलाक्षर लिपि से मिलती जुलती हैं, जो हजारों साल पुरानी लेखन प्रणाली मानी जाती है।
यही समानता इस खोज को और भी उलझा देती है, क्योंकि सुमेरियन लिपि का संबंध मध्य यूरोप से नहीं जोड़ा जाता। इस कारण कुछ लोगों ने इसे आधुनिक समय की धोखाधड़ी या जानबूझकर रचा गया मजाक तक कह दिया। हालांकि कई पुरातत्व विशेषज्ञ इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि हम इस वस्तु को अपनी आधुनिक सोच के चश्मे से देख रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि यह किसी मोबाइल फोन जैसी लगती है, इसका मतलब यह नहीं कि इसका वही उपयोग रहा होगा। संभव है कि यह कोई धार्मिक प्रतीक रहा हो, कोई तावीज हो, या फिर किसी अनुष्ठान में इस्तेमाल होने वाली वस्तु, जिसका अर्थ समय के साथ खो गया। मिट्टी से बनी होने के कारण यह स्पष्ट है कि यह किसी तकनीकी उपकरण के रूप में काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का संचार असंभव है। इस खोज का असली रहस्य शायद यह है कि प्राचीन लोग भी कुछ आकृतियों और डिजाइनों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते थे, जो आज की तकनीकी वस्तुओं से मिलते जुलते हैं। साल्जबर्ग की यह रहस्यमयी वस्तु हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास में ऐसी कितनी ही चीजें होंगी जिन्हें हम आज गलत संदर्भ में समझ रहे हैं। यह खोज इस बात का उदाहरण है कि अतीत हमेशा उतना सरल नहीं होता जितना हम मान लेना चाहते हैं। नंबर 5, आर्मिलरी स्फीयर, जब आकाश को समझने की कोशिश हाथों में सिमट गई। आज हम तारों और ग्रहों को समझने के लिए विशाल दूरबीनों, उपग्रहों और जटिल गणनाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन प्राचीन समय में इंसान के पास ये सुविधाएं नहीं थीं। इसके बावजूद आकाश उनके लिए उतना ही रहस्यमयी और महत्वपूर्ण था जितना आज है। उसी जिज्ञासा का परिणाम था आर्मिलरी स्फीयर, एक ऐसा खगोलीय यंत्र जिसे देखकर यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि इसे हजारों साल पहले बनाया गया था। यह यंत्र गोल छल्लों की एक जटिल संरचना है, जो एक केंद्रीय गोले के चारों ओर घूमती हुई दिखाई देती है और आकाशीय पिंडों की गति को दर्शाती है। यह तय कर पाना आज भी कठिन है कि आर्मिलरी स्फीयर का आविष्कार सबसे पहले किसने किया। आमतौर पर इसका श्रेय यूनानी दार्शनिक एनेक्सिमेंडर को दिया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने लगभग 2500 साल पहले इसका प्रारूप तैयार किया था। इसके कुछ 100 साल बाद प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हिप्पार्कस भी इस यंत्र का उपयोग कर रहे थे। समय और स्थान के साथ इसकी बनावट में बदलाव आते रहे, लेकिन इसका मूल उद्देश्य हमेशा एक ही रहा, आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति को समझना। आर्मिलरी स्फीयर की संरचना देखने में जितनी सुंदर लगती है, उतनी ही जटिल भी है। इसके छल्ले वर्ष के अलग अलग समय में आकाशीय पिंडों के मार्ग को दर्शाते हैं। इनमें से कई गणनाएं आश्चर्यजनक रूप से सटीक हैं, जिससे यह साफ होता है कि प्राचीन खगोलविदों का अवलोकन कितना गहरा था। हालांकि इसमें एक बड़ी त्रुटि भी है, यह पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानता है। आज हमें पता है कि यह धारणा गलत है, लेकिन उस समय के ज्ञान के अनुसार यह एक तार्किक निष्कर्ष था। अपनी कमियों के बावजूद आर्मिलरी स्फीयर एक अत्यंत उपयोगी उपकरण रहा होगा, खासकर समुद्री यात्रियों के लिए, जो दिशा और समय का अनुमान लगाना चाहते थे। यह यंत्र इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वज केवल आसमान को देखकर हैरान नहीं होते थे, बल्कि उसे समझने और मापने की गंभीर कोशिश भी करते थे। आर्मिलरी स्फीयर हमें यह एहसास दिलाता है कि विज्ञान की जड़ें आधुनिक प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि उन हाथों में थीं जो खुले आकाश के नीचे ब्रह्मांड को समझने का साहस करते थे। नंबर 6, प्राचीन मिस्र का अंडा, ऊष्माग्रह, 2000 साल पुरानी तकनीक जो आज भी काम करती है। जब प्राचीन मिस्र का नाम आता है तो ज्यादातर लोग पिरामिड, ममिया और देवताओं की कहानियां याद करते हैं, लेकिन मिस्रवासियों की असली ताकत उनकी व्यावहारिक तकनीकी समझ में छुपी हुई थी। इसका सबसे चौंकाने वाला उदाहरण है अंडा ऊष्माग्रह, जिसे आज के शब्दों में इनक्यूबेटर कहा जा सकता है। यह तकनीक 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके सिद्धांत आज भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं और मिस्र के कुछ ग्रामीण इलाकों में अब भी इसका उपयोग किया जाता है। इन ऊष्माग्रहों का उद्देश्य एक साथ हजारों अंडों से चूजे निकालना था।
यह काम उस समय किया जा रहा था जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग प्राकृतिक तरीकों पर ही निर्भर थे। इन संरचनाओं का डिजाइन बेहद सोच समझकर तैयार किया गया था। मिट्टी और ईंट से बने इन भट्ठीनुमा कमरों में नीचे की ओर हल्की आग जलाई जाती थी, जिससे ऊपर रखे अंडों तक समान रूप से गर्मी पहुंचती थी। तापमान को नियंत्रित करने की यह प्रक्रिया इतनी सटीक थी कि अंडे न तो ज्यादा गर्म होते थे और न ही ठंडे। एक ऊष्मागृह में लगभग 4000 अंडे रखे जा सकते थे। इनके भीतर छोटे छोटे कक्ष बने होते थे और साथ ही एक साइड रूम भी होता था जहां अंडे रखने और आग संभालने वाला श्रमिक आराम कर सकता था। मिस्रवासियों को अंडों के विकास और ऊष्मा संतुलन की गहरी समझ थी, जो उस दौर के यूरोपीय समाजों से कहीं आगे मानी जाती है। यूरोप में ऐसी तकनीक सदियों बाद विकसित हो पाई। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस तकनीक का पूरा ज्ञान आज भी सार्वजनिक नहीं है। ग्रामीण मिस्री लोग अपने ऊष्मागृह दिखाने में हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन वे यह नहीं बताते कि इन्हें कैसे बनाया जाता है या सही तापमान कैसे बनाए रखा जाता है। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सौंपा गया है और बाहरी लोगों से छुपा कर रखा गया है। प्राचीन मिस्र का यह अंडा ऊष्मागृह इस धारणा को तोड़ देता है कि प्राचीन तकनीक हमेशा सरल और अपरिपक्व होती थी। यह हमें दिखाता है कि कुछ मामलों में हमारे पूर्वज न केवल हमसे बराबरी पर थे, बल्कि कई कदम आगे भी थे। नंबर 7, झांग हेंग का भूकंप मापक, 2000 साल पहले की चेतावनी प्रणाली। आज भी भूकंप की सटीक भविष्यवाणी मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन यह समस्या कोई नई नहीं है। लगभग 2000 साल पहले चीन में एक विद्वान ने इस दिशा में ऐसा प्रयास किया था जिसे देखकर आधुनिक विज्ञान भी चकित रह जाता है। यह व्यक्ति था झांग हेंग, जिसने सन 132 में दुनिया का पहला ज्ञात भूकंप मापक यंत्र तैयार किया। उस दौर में जब वैज्ञानिक उपकरणों की कल्पना भी सीमित थी, झांग हेंग का यह आविष्कार असाधारण माना जाता है। यह यंत्र देखने में एक बड़े कांसे के पात्र जैसा था, जिसके चारों ओर सुंदर नक्काशीदार ड्रैगन बने हुए थे। हर ड्रैगन के मुंह में एक छोटी धातु की गेंद रखी जाती थी और नीचे उसी दिशा में मेंढक की आकृति बनी होती थी, जिसका मुंह खुला रहता था। यंत्र के भीतर एक संवेदनशील लटकन लगी होती थी, जो जमीन में होने वाले हल्के से हल्के कंपन पर भी प्रतिक्रिया देती थी। जैसे ही किसी दूरस्थ क्षेत्र में भूकंप आता, यह लटकन हिलती और उस दिशा वाले ड्रैगन के मुंह से गेंद गिरकर नीचे मेंढक के मुंह में जा गिरती। इस तरह यह यंत्र न केवल भूकंप के आने का संकेत देता था, बल्कि यह भी बताता था कि भूकंप किस दिशा में घटित हुआ है। यह बात और भी चौंकाने वाली है कि यह उपकरण सैकड़ों किलोमीटर दूर हुए भूकंप को भी दर्ज कर सकता था, भले ही उस स्थान पर लोगों ने कोई झटका महसूस न किया हो। ऐतिहासिक अभिलेखों में उल्लेख मिलता है कि एक बार राजधानी में बैठे अधिकारियों को झांग हेंग के यंत्र से भूकंप की सूचना मिली, जबकि वहां कोई हलचल नहीं थी। कुछ दिनों बाद दूर के प्रांत से खबर आई कि वहां वास्तव में भूकंप आया था। यह आविष्कार उस समय की वैज्ञानिक समझ से कहीं आगे था। झांग हेंग ने धरती के भीतर होने वाली गतिविधियों को समझने की कोशिश की, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में भूकंप को दैवी प्रकोप माना जाता था। आज के आधुनिक सिस्मोग्राफ उसी मूल सिद्धांत पर काम करते हैं, बस तकनीक बदल गई है। झांग हेंग का भूकंप मापक हमें यह एहसास दिलाता है कि प्राचीन सभ्यताओं ने प्रकृति को समझने की गंभीर कोशिश की थी। यह यंत्र इस बात का प्रमाण है कि विज्ञान का सफर अचानक शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसकी नींव बहुत पहले बहुत गहराई से रखी जा चुकी थी। नंबर 8, नीलोमीटर काहिरा, नदी के जल से भविष्य जानने की प्राचीन कला। प्राचीन मिस्र की सभ्यता पूरी तरह नील नदी पर निर्भर थी। इस नदी का पानी ही खेतों की उर्वरता, फसलों की सफलता और पूरे समाज के जीवन को तय करता था। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी था कि हर साल नील नदी में पानी का स्तर कितना बढ़ेगा या घटेगा।
इसी आवश्यकता से जन्म हुआ नीलोमीटर का, एक ऐसा यंत्र जो केवल पानी मापने का साधन नहीं था बल्कि भविष्य का संकेत माना जाता था। काहिरा में स्थित प्रसिद्ध नीलोमीटर एक विशाल अष्टकोणीय स्तंभ के रूप में बना है जो एक गहरे कुएं के भीतर खड़ा है। इस कुएं के चारों ओर सीढ़ियां बनाई गई थीं ताकि पुजारी पानी के स्तर के अनुसार ऊपर नीचे जाकर सटीक माप कर सकें। इस नीलोमीटर का वर्तमान रूप 9वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन यह उससे कहीं पुराने ढांचे का स्थानापन्न था। माना जाता है कि इससे पहले इसी उद्देश्य के लिए बने नीलोमीटर कम से कम 5000 साल तक उपयोग में रहे थे। नील नदी का जलस्तर सीधे तौर पर इस बात का संकेत देता था कि आने वाला साल समृद्ध लाएगा या अकाल। यदि पानी बहुत कम होता तो सूखा पड़ने की आशंका रहती थी, यदि बहुत ज्यादा होता तो बाढ़ खेतों को नष्ट कर सकती थी। आदर्श जलस्तर किसानों के लिए अच्छी फसल का संकेत होता था। इस जानकारी की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि नीलोमीटर तक पहुंच केवल पुजारियों और शासकों को ही दी जाती थी। यह माना जाता था कि आने वाले समय के बारे में जानना एक विशेषाधिकार है जिसे आम लोगों से छुपाकर रखा जाना चाहिए। पुजारी किसानों को यह तो बताते थे कि किस तरह की फसल बोनी है और कब बोनी है, लेकिन वे यह नहीं बताते थे कि यह जानकारी उन्हें कैसे मिली। इस तरह ज्ञान और सत्ता एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नीलोमीटर केवल एक माप यंत्र नहीं था बल्कि सामाजिक नियंत्रण का साधन भी था। आज के आधुनिक जलमापन उपकरणों की तुलना में नीलोमीटर सरल लगता है, लेकिन अपने समय में यह अत्यंत प्रभावी था। यह हमें दिखाता है कि प्राचीन मिस्र में विज्ञान, धर्म और शासन एक दूसरे से अलग नहीं थे बल्कि मिलकर समाज को दिशा देते थे। नंबर 9, पैराकास मम्मी पेरू। लंबी खोपड़ियों का ऐसा रहस्य जिसने एलियन सिद्धांतों को जन्म दिया। पेरू के पैराकास क्षेत्र में मिली कुछ छोटी ममियां दुनिया की सबसे विवादित पुरातात्विक खोजों में गिनी जाती हैं। इन ममियों की खोपड़ियां असामान्य रूप से लंबी और पीछे की ओर खींची हुई हैं। आंखों के सॉकेट बड़े हैं और चेहरा सामान्य मानव अनुपात से अलग दिखाई देता है। पहली बार जब इनकी तस्वीरें सामने आईं तो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से फैल गया कि ये किसी गैर मानवीय प्रजाति, शायद बाहरी दुनिया से आए प्राणियों के अवशेष हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि इनमें मानव से अलग डीएनए पाया गया है। वैज्ञानिक जांच से यह स्पष्ट हो चुका है कि ये मम्मियां लगभग 2000 साल पुरानी हैं और पूरी तरह मानव हैं। फिर भी सवाल यह है कि इनकी खोपड़ी इतनी अलग क्यों है? इसका उत्तर प्राचीन इंडियन समाजों की एक सांस्कृतिक प्रथा में छिपा हुआ है। उस समय कुछ समुदायों में यह विश्वास था कि देवता लंबे और अजीब आकार के सिर वाले होते हैं। उन्हीं देवताओं के समान दिखने की चाह में नवजात शिशुओं के सिर को लकड़ी के पट्टों और रस्सियों से बांध दिया जाता था ताकि बढ़ते समय खोपड़ी एक विशेष आकार ले सके। यह प्रक्रिया बेहद खतरनाक थी। सभी बच्चे इसे सहन नहीं कर पाते थे और कई की कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती थी। पैराकास क्षेत्र में मिली ये ममियां उन्हीं बच्चों के अवशेष मानी जाती हैं जो इस कृत्रिम शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिया में जीवित नहीं रह पाए। यह तथ्य इस खोज को और भी गंभीर और रहस्यमयी बना देता है, क्योंकि यह दिखाता है कि धार्मिक विश्वास इंसान को किस हद तक जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। फिर भी एक सवाल अनुत्तरित रह जाता है। अगर ये लोग देवताओं की नकल कर रहे थे तो वे देवता दिखते कैसे थे? जिन आकृतियों की नकल के लिए यह प्रथा अपनाई गई वे हमारे लिए आज भी अज्ञात हैं। यही खाली जगह कल्पनाओं को जन्म देती है और एलियन जैसी थ्योरीज को हवा मिलती है। पैराकास की ममियां हमें यह सिखाती हैं कि रहस्य हमेशा किसी बाहरी दुनिया से नहीं आते। कई बार इंसानी विश्वास, डर और आस्था ही ऐसे रूप ले लेते हैं जिन्हें समझने में हमें सदियां लग जाती हैं। नंबर 10, नहाल मिशमार। खजाना, ताबे युग से निकली एक अनजान सत्ता की छाया। सन 1961 में जब इजरायली पुरातत्वविद पेस्साह बार अदान मृत सागर कागर के पास एक दुर्गम गुफा की खोज कर रहे थे, तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे इतिहास की सबसे रहस्यमयी खोजों में से
एक के सामने खड़े होने वाले हैं। उस गुफा के भीतर उन्हें जो मिला उसे आज नहाल मिशमार खजाने के नाम से जाना जाता है। यह खजाना 400 से भी ज्यादा वस्तुओं का एक संग्रह था, जिन्हें बड़े जतन से पुआल में लपेटकर चट्टान की दरार में छुपाया गया था और ऊपर से पत्थर रखकर सील कर दिया गया था। यह स्पष्ट था कि किसी ने इन्हें बचाने के लिए जल्दबाजी में नहीं, बल्कि पूरी योजना के साथ छुपाया था। ये सभी वस्तुएं तांबे युग की हैं, यानी लगभग 6000 साल पुरानी। इनमें राजदंड, औजार, अनुष्ठानिक वस्तुएं और सबसे महत्वपूर्ण एक मुकुट शामिल था। यह मुकुट अब तक ज्ञात दुनिया का सबसे पुराना मुकुट माना जाता है। यह एक मोटे छल्ले के रूप में बना है, जिस पर गिद्धों की आकृतियां और रहस्यमयी द्वार जैसे चिन्ह उकेरे गए हैं। यह किसका मुकुट था? किसी राजा का, किसी पुजारी का, या किसी अज्ञात सत्ता के प्रतिनिधि का? इसका कोई उत्तर आज तक नहीं मिला है। खजाने की कई वस्तुएं इतनी अनोखी हैं कि पुरातत्वविद यह तक तय नहीं कर पाए कि उनका उपयोग क्या था। न तो वे किसी ज्ञात संस्कृति से मेल खाती हैं और न ही उस क्षेत्र में पहले कभी ऐसी चीजें पाई गई थीं। यही वजह है कि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये वस्तुएं किसी ऐसे समुदाय से जुड़ी हो सकती हैं जिसके बारे में इतिहास में कोई लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इस खोज का सबसे डरावना पहलू इसकी एकाकी प्रकृति है। दुनिया में कहीं और इस तरह का खजाना नहीं मिला है। अगर यह किसी सभ्यता का प्रतीक था तो उसके बाकी निशान कहां गए? क्या वह सभ्यता नष्ट हो गई या फिर उसका ज्ञान जानबूझकर मिटा दिया गया? नहाल मिशमार खजाना हमें यह एहसास दिलाता है कि मानव इतिहास में ऐसे अध्याय भी हैं जो लिखे ही नहीं गए, और शायद कुछ कहानियां हमेशा के लिए पत्थरों और गुफाओं में ही दबी रह जाएंगी। नंबर 11, तुर्की की प्राचीन बाइबल, एक ग्रंथ जिसने इतिहास की नींव हिला दी। तुर्की की राजधानी अंकारा में स्थित न्याय भवन के संग्रहालय में सुरक्षित रखी एक प्राचीन काली बाइबल को लेकर दुनिया भर में विवाद और बहस छिड़ी हुई है। यह ग्रंथ दिखने में जितना साधारण लगता है, इसकी सामग्री उतनी ही विस्फोटक मानी जाती है। यह बाइबल चमड़े के पन्नों पर सोने की स्याही से लिखी गई है और विशेषज्ञों के अनुसार इसकी उम्र कम से कम 1500 साल है, जबकि कुछ अनुमान इसे 2000 साल पुराना भी मानते हैं। अगर यह आकलन सही है तो यह ग्रंथ सीधे उस दौर से जुड़ जाता है जब ईसा मसीह जीवित थे। इस बाइबल की सबसे विवादास्पद बात इसका पाठ है। यह अरामी भाषा में लिखी गई है, वही भाषा जिसे ईसा मसीह बोलते थे। इसमें एक हिस्सा ऐसा है जिसे बरनाबास का सुसमाचार कहा जाता है। इस पाठ के अनुसार ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र नहीं, बल्कि एक पैगंबर बताया गया है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी लिखा है कि सूली पर चढ़ाया गया व्यक्ति ईसा नहीं, बल्कि यहूदा था, जिसने उनके स्थान पर मृत्यु स्वीकार की। इसके अलावा प्रेरित पौलुस को एक झूठा प्रचारक कहा गया है, जिसने ईसा के संदेश को बदल दिया। यही बातें इस ग्रंथ को अत्यंत संवेदनशील बना देती हैं। 3री शताब्दी में नाइसिया परिषद के दौरान जिन 4 सुसमाचारों को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया, वे थे मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इनके अलावा जो भी ग्रंथ इनसे अलग बातें कहते थे, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। अगर तुर्की में मिली यह बाइबल असली है, तो इसका मतलब यह होगा कि ईसाई धर्म की वर्तमान मान्यताएं 1700 साल पहले किए गए चयन और संशोधन का परिणाम है। कुछ लोग इसे नकली या बाद की रचना मानते हैं, लेकिन तुर्की सरकार और कई विशेषज्ञ इसके प्राचीन होने की संभावना से इनकार नहीं करते। यह ग्रंथ आज भी बंद अलमारियों में रखा जाता है और आम जनता की पहुंच से दूर है। तुर्की की यह प्राचीन बाइबल हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास केवल घटनाओं का क्रम नहीं होता, बल्कि वह उन ग्रंथों से भी बनता है जिन्हें चुना गया और जिन्हें जानबूझकर भुला दिया गया। नंबर 12, सिथियन महिला का जूता, 2000 साल पुराना, फैशन जो आज भी जीवित है। अक्सर यह माना जाता है कि फैशन, सजावट और व्यक्तिगत शैली आधुनिक समाज की देन है, लेकिन साइबेरिया के अल्ताई पर्वतों में मिली एक खोज इस सोच को पूरी तरह बदल देती है।
जून 2020 में बर्फ से जमी जमीन के भीतर से एक महिला का जूता मिला, जो देखने में जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी भी। यह जूता लगभग 2300 साल पुराना है और इसे सिथियन सभ्यता से जोड़ा जाता है, जो अपनी घुमंतू जीवन शैली और अनोखी दफन प्रथाओं के लिए जानी जाती थी। यह जूता साधारण चमड़े का नहीं है। इसे पहले चमड़े से बनाया गया, फिर लाल कपड़े से लपेटा गया और उसके ऊपर टिन, सोने की पन्नी और पायराइट क्रिस्टलों से सजाया गया। इसकी कढ़ाई और सजावट इतनी बारीक है कि पहली नजर में यह किसी आधुनिक डिजाइनर का काम लगता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जूते के तलवे पर घिसावट के कोई निशान नहीं है। इसका मतलब यह हो सकता है कि या तो इसे बहुत कम पहना गया था या फिर यह विशेष रूप से दफन क्रिया के लिए बनाया गया था। इस जूते के इतनी अच्छी स्थिति में सुरक्षित रहने के पीछे दो बड़े कारण माने जाते हैं। पहला है अल्ताई पर्वतों की परमाफ्रॉस्ट, यानी हमेशा जमी रहने वाली बर्फ, जिसने समय को जैसे रोक दिया। दूसरा कारण सिथियन लोगों की दफन विधि थी। वे अपने मृतकों को जमीन में गहरे लकड़ी के कक्षों में रखते थे, जिनकी छतों को काई और भोजपत्र की परतों से ढक दिया जाता था। इससे नमी और हवा अंदर नहीं जा पाती थी और वस्तुएं सदियों तक सुरक्षित रहती थीं। यह खोज सिर्फ एक जूते की नहीं है, बल्कि उस समाज की सोच की झलक है। यह दिखाता है कि प्राचीन लोग भी सौंदर्य, पहचान और प्रतिष्ठा को महत्व देते थे। उनके लिए पहनावा केवल उपयोग की चीज नहीं, बल्कि सामाजिक हैसियत और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक था। सिथियन महिला का यह जूता हमें याद दिलाता है कि इंसानी रुचियां और अभिव्यक्ति की इच्छा समय से परे होती है। चाहे 2000 साल पहले की बर्फ में दबी हो या आज की दुनिया में, फैशन हमेशा इंसान के साथ रहा है, बस उसके रूप बदलते रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आज आपने उन खोजों के बारे में जाना जो सिर्फ जमीन से निकली हुई वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि हमारे इतिहास पर उठे हुए सवाल हैं। ये खोजें हमें यह याद दिलाती हैं कि अतीत उतना सीधा और सरल नहीं है जितना किताबों में लिखा गया है। कहीं पत्थरों में छुपा अधूरा ज्ञान है, कहीं ऐसे यंत्र हैं जो अपने समय से बहुत आगे थे, और कहीं ऐसी परंपराएं हैं जो आज भी हमें चौंका देती हैं। हर खोज यह संकेत देती है कि हमारे पूर्वजों की समझ, उनकी तकनीक और उनका दृष्टिकोण कई मामलों में हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा था। इतिहास के कई अध्याय आज भी अधूरे हैं और शायद कुछ रहस्य कभी पूरी तरह सामने ना आ सके। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और वास्तविक इतिहास से जुड़े वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन चालू रखें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुने रहस्य के साथ।